नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। चलिए शुरू करते हैं आरबीआई के बारे में पढ़ना, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, क्या क्या काम करता है, कितनी जगह पे आरबीआई नोट छापता है। पुराने नोट जो है, जैसे सबसे पहले 10 रुपए का नोट कब आया था, फिर आगे 20 रुपए का कब आया था, फिर 1000 रुपए का कब आया था, या अभी नए वाले नोट हैं ये कब आए हैं, इनके ऊपर क्या क्या सिंबल छपे हुए हैं। जैसे रिसेंटली रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था कि 50 रुपए के नोट के पीछे कौन सा पर्यटक स्थल है, जैसे हम्पी पर्यटक स्थल है एग्जाम्पल से। तो ऐसे आपको सभी के सभी वो याद रखने हैं। इवन कुछ हद तक तो एग्जाम में इनका लेंथ वगैरह भी पूछ लेते हैं कि इनका बताइएगा साइज क्या है नोटों का। तो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे आज, बहुत ही आसानी से आराम से पढ़ेंगे। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर आप घबराइएगा नहीं। आप इसको देख लेने के बाद में आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कितने रुपए छाप सकता है, या यूं मतलब मेरे बचपन में मन में आता था आरबीआई का जैसे ही नाम लेते, नोट का नाम लेते, भी जब खुद ही छाप सकते हैं तो धड़ल्ले के नोट छापो ना, कौन रोकता है। तो ये मेरा तो बचपन का काफ़ी लंबे टाइम तक ये क्वेश्चन रहा था कि इतनी गरीबी, इतनी महामारी क्यों फैला रखी है कि आप जितने मर्जी नोट छापना चाहते हैं छापिएगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। उसका रीज़न भी हम लोग जानेंगे, उसका क्या कारण है, और बाकी सारी चीज़ें, हिस्ट्री, डिटेल सब कुछ जानने वाले हैं। और इसके फंक्शन जानेंगे कि एक्चुअल में इसे बैंकों का बाप क्यों कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसका लेक्चर का पीडीएफ चाहिए अगर आपको, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ पे जाइएगा। हमारे दो टेलीग्राम चैनल है, एक स्टार आईक्यू एजुकेशन है जिसके ऊपर क्विज होती है हर रोज, और एक स्टार आईक्यू पीडीएफ है जिसपे जितने भी लेक्चर होते हैं स्टार आईक्यू के, उसके जो है आपको पीडीएफ लेक्चर मिल जाएंगे, के साथ में वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे। यही हमारा फेसबुक पेज है स्टार आईक्यू एजुकेशन। प्लीज़ आप उसे भी लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों तक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हाँ जी, सबसे पहली बात क्या कि भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य क्या है, मेन काम क्या है। उससे पहले बिल्कुल बेसिक सी बात कि आरबीआई जो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका अधिनियम 1934 के तहत इसकी 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना हुई थी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई है, 1935 को हुई है। अच्छा जी, स्टार्टिंग में जब इसकी स्थापना हुई थी ना, तो इसका जो कार्यालय था, इसका जो ऑफिस था वो था कोलकाता के अंदर इसको स्थापित किया गया था। लेकिन जिसे 1937 के अंदर जो है इसे परमानेंट रूप से मुंबई के अंदर ट्रांसफर कर दिया, और अभी प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर ही है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर का मतलब क्या होता है, केंद्रीय कार्यालय, सेंटर ऑफिस का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है जहां पे आरबीआई का गवर्नर बैठता होगा। तो यहाँ पे गवर्नर बैठता है, ठीक है। और गवर्नर क्या काम करता है, जहां अपनी नीतियों को निर्धारित किया करता है, भी कैसे आगे की नीतियां लेनी है। अच्छा, जब ये स्टार्टिंग में बना था उस टाइम तक तो ये प्राइवेट ही टाइप का था, निजी स्वामित्व वाला ही था, लेकिन 1949 में इसका जो है राष्ट्रीयकरण हो गया, और उसके बाद में ये भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व बन गया। अब आपको यहां तक 2-3 चीजें जो पक्की याद कर लेनी है वो क्या है कि स्टार्टिंग में इसकी स्थापना कब हुई है। इसकी स्थापना हुई है 1935 के अंदर हुई है। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए इसका अधिनियम कौन सा था, 1934 था। अच्छा, जब स्थापित हुआ था तो कौन से जगह पे था, कोलकाता में। फिर बाद में 1937 के अंदर, ये सारी चीजें याद रखनी है आपको, एक भी चीज यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आपको याद ना करनी हो। आगे 1937 में से मुंबई ले गए। अच्छा, हेडक्वार्टर का मतलब क्या होता है, जहां पे इसका गवर्नर बैठता हो, आरबीआई का या किसी भी बैंक का गवर्नर बैठता है, वही हेडक्वार्टर का मतलब होता है सिंपली। और भारत की वित्तीय राजधानी है मुंबई। लगभग बैंकों के हेडक्वार्टर मुंबई में ही देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट, सारे नहीं कहूँगा, ऑलमोस्ट। और 1949 से पहले जो था ये एक प्राइवेट टाइप का था, लेकिन इसके बाद में इसको जो है राष्ट्रीयकरण होने के बाद में ये भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व आ गया। अब ये इसके अंदर होते क्या है, पूर्णकालीन एक तो गवर्नर होता है मेनली, और 4 अधिकतम जो है 4 उप गवर्नर होते हैं। मतलब एक गवर्नर है और 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं इसके अंदर। अधिकतम कहने का मतलब है कि होने को 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इनको हम लास्ट में जानेंगे। अभी प्रेजेंट में कौन है गवर्नर, तो आपको सभी को याद होंगे। पहले गवर्नर तो कौन थे, आप इतने कमेंट में बताइएगा, तब तक मैं लास्ट में आपको बताऊंगा वीडियो में। पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। और अभी तो वर्तमान में आप सभी को पता ही है 25वें गवर्नर, जिनका नाम क्या है, शक्तिकांत दास है। चलिएगा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फंक्शंस ऑफ आरबीआई के बारे में जिक्र करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क तो ये है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें समझ नहीं आती कि आरबीआई करता क्या होगा। तो सबसे पहली बात है, इसे बैंकों का बाप कहा जाता है। यही वो बैंक है जो कि क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी पे काम करता है।
अभी एक एक को डिटेल से समझते हैं हम लोग। सबसे पहला इसका काम है नोट जारी करना, यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसके पास में एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब क्या होता है कि ये अकेला ही ऐसा है जिसको अधिकार है, बाकी किसी बैंक को अधिकार ही नहीं है नोट छापने का। ये अकेला ही ऐसा है नोट छापेगा, सारे के सारे नोट यही छापता है। लेकिन थोड़ा सा अपवाद है इसमें, केवल 1 रुपए को के नोट को छोड़ के। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है कि 1 रुपए का नोट जो है वो कौन, उस पर हस्ताक्षर कौन करता है, ये जनरली आता है। तो 1 रुपए का नोट को छापता है वित्त मंत्रालय, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट, वही उसको हस्ताक्षर करते हैं। वित्त मंत्री जैसे निर्मला सीतारमण है या वटेवर जो भी मंत्री रहते हैं तत्कालीन उस टाइम के रहते हैं। तो आपको सिंपली ऐसा पूछा जाए कि 10 रुपए के नोट पे हस्ताक्षर कौन करते हैं, तो आरबीआई का गवर्नर। 50 पूछे तो आरबीआई गवर्नर, 2000 पूछे तो आरबीआई का गवर्नर। 1 रुपए का ही आपको केवल याद रखना है, वो वित्त मंत्रालय। तो नोट जारी करने काम का एकाधिकार इसी बैंक के पास में, 1 रुपए के नोट को छोड़ के केवल, ठीक है। अच्छा जी, नोट जारी करने या छपाई करने के लिए रिजर्व बैंक के पास में न्यूनतम रिजर्व प्रणाली यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाता है। अब ये होता क्या है कि 1957 से रिजर्व बैंक सोने और विदेशी मुद्रा के भंडार के रूप में 200 करोड़ रुपए जो है वो रिजर्व रखता है। मतलब रिजर्व कहने का मतलब है जैसे हमारी बाइक के अंदर या गाड़ी के अंदर रिजर्व ऑयल रहता है ना, कि 1 लीटर रह गया, 1.5 लीटर रह गया, या यूं कह दीजिएगा आप अपनी जेब खर्ची के लिए इतने पैसे हमारे पास है, मान लेते हैं 1000 रुपये है जेब में, आप कहीं घूमने गए और अपने को पता है कि 300 रुपये किराया लगेगा, तो 300 रुपये तो अपन रिजर्व रखेंगे, 700 उड़ा देंगे अपन। ऐसे ही आरबीआई जो है कम से कम 200 करोड़ रुपए तो रिजर्व रखता ही रखता है। अच्छा, इस 200 करोड़ में क्या होता है कि 115 करोड़ रुपए की कम से कम सोने के रूप में, और बाकी जो बच गया वो विदेशी मुद्रा के रूप में ये जमा रखता है। 115 करोड़ का सोना होगा और बाकी जो बच गया वो क्या होगा, वो विदेशी मुद्रा के रूप में, मतलब अमेरिकी डॉलर वगैरह है, ठीक है, उसको अपने अंदर जमा रखता है ये, यानी कि रिजर्व रखता है ये। हालांकि ऐसा नहीं होता कि अपने मन मर्जी से ये नोट छाप दे, इसको जब भी नोट छापना होता है तो ये सरकार से हमेशा अनुमति लेता है। मैं आपको यहाँ पे छोटा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ जो मेरा बचपन से चला आ रहा है कि आरबीआई अपने मन मर्जी के नोट छापता क्यों नहीं है। तो देखिएगा, आरबीआई नोट तब छापता जो है ना, जितने मार्केट में जितने भी रुपए का सामान है उसी की तुलना के नोट मार्केट में आएंगे। आरबीआई की बात नहीं है, किसी भी देश का यही सिस्टम होता है। अब सर इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा अगर मान लेते हैं अपने धड़ल्ले के नोट छाप दिए, वेनेजुएला ने और जिम्बाब्वे वगैरह ने ऐसी गलती कर रखी है, वो शायद हो सकता है उन्होंने मेरी तरह ही सोचा होगा, फुल नोट छाप दिए। अब देखिएगा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, नमक की बात करते हैं। अब नमक तो एक बेसिक सी चीज़ है जो हमें चाहिए ही चाहिए खाने के लिए। आटा है, आटा तो हमें चाहिए ही चाहिए, कन्फर्म है। अब क्या है कि नमक, आटा मान लेते हैं 10 रुपये किलो है, हम आटा लेने गए। अच्छा, आटा आपको भी चाहिए, आटा मुझे भी चाहिए, और पैसे जो हैं वो आपके पास भी बहुत है, मेरे पास भी बहुत है। पहले था 10 रुपये किलो, अब आपको चाहिए, लेकिन दुकान वाले के पास में आटा लिमिटेड है, पैसे तो अनलिमिटेड हो गए लेकिन आटा लिमिटेड है। अब क्या हुआ कि आप कहेंगे मुझे आटा चाहिए, मैं भी कहूँगा मुझे आटा चाहिए, उसके पास 1 किलो ही आटा है। अब क्या होगा, वो कहेगा कि 10 रुपये की बजाय मैं से 100 रुपये किलो का बेचूंगा, बोलो कौन लेगा। मैं कहूंगा ले तू 200 पकड़, वो सामने वाला कहेगा 200 नहीं, ले तू 2000 पकड़। अच्छा, फिर वो कहेगा जरूर तो उसकी भी है, 2000 नहीं, पैसे की कमी है ही नहीं, ला 10,000 पकड़। हुआ क्या भाई, 10 रुपये किलो आटा वाला 10,000 रुपये किलो आटा बिक रहा है, मतलब महंगाई बढ़ गई ना अपने आप में। चीज़ें तो उतनी ही रही लेकिन पैसा बढ़ गया, तो ये सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, इससे पूरे देश तबाह हो जाते हैं। जिम्बाब्वे अपने आप को, वेनेजुएला अपने आप को सुधारने में बहुत वक्त लग गया, ठीक है। तो इसी वजह से जितने रुपये का मार्केट में सामान है उसके बैलेंस रखना पड़ता है ये सब कुछ, ठीक है। जितने छापता है, फिर आपको मैंने बताया रिजर्व के अंदर 200 करोड़ रुपए तो एटलीस्ट रखना पड़ता है ताकि आपातकाल स्थिति में इसकी जरूरत पड़ सके, ठीक है। और भारत में पैसा छापने का निर्णय करता कौन है भाई, ठीक है। तो भारत में पैसा छापने का निर्णय भारत सरकार और के साथ में आरबीआई, दोनों का तालमेल ही होता है एक प्रकार से। जैसे 1935 से पहले तो मुद्रा छपाई की जिम्मेवारी केवल भारत सरकार के पास ही हुआ करती थी, लेकिन 1934 का अधिनियम आया, फिर 1935 में आरबीआई बना, तो उसके बाद में जो है अधिनियम धारा 22 के तहत आरबीआई को ही अधिकार मिल गया कि आप अब ये नोट जो है वो छाप सकते हैं, ठीक है। हाँ, सरकार से पूछना जरूर पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आरबीआई नोट छाप रहा है तो मन मर्जी से चलो आज दिल किया, चलो आज 2000 रुपये नोट छाप लिया, ये मतलब आरबीआई में कोई काम कर रहा है और कोई सामान लाना है, चलो मशीन चालू की, 2000 का छापा, चल भी अपना सामान ले आते हैं, पार्टी कर लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सरकार से पूछना पड़ेगा ही पड़ेगा, दोनों का ही तालमेल है।
अब एक बार में कितने नोट छापे जा सकते हैं भाई, ठीक है, बड़ा जेन्युइन सा सवाल है। एक बार में कितने नोट। अब देखिएगा, यही है कि अभी मैंने आपको बताया ना कि कम से कम मिनिमम रिजर्व सिस्टम रखना पड़ेगा। 200 करोड़ है तो 200 करोड़ में से क्या कहा था मैंने, 115 करोड़ का तो सोना होना चाहिए और 85 करोड़ की विदेशी संपत्ति रखना जरूरी है। तो ऐसे सरकार से अनुमति लेनी होगी, तभी जाके एक बड़ी मात्रा में रुपए जो है छाप सकते हैं। अब ये रिजर्व रखना क्यों पड़ता है एक बार में, मतलब ऐसा ज्यादा नोट क्यों नहीं छाप देते हैं ये, तो रिजर्व इसलिए रखना पड़ता है। तो आपने किसी नोट पे ये लिखा देखा होगा कि मैं धारक को 20 रुपये अदा करने की शपथ लेता हूँ, वचन देता हूँ, या 50 का नोट है तो 50 रुपये का वचन देता हूँ, ताकि इस लाइन की लाज रखी जा सके। कई बार क्या होता है कि किसी परिस्थिति ऐसी आ जाए कि आरबीआई को डिफाल्टर घोषित हो जाए, या मान लो अपने आप को डिफाल्टर घोषित करवाना ही नहीं चाहता। कई बार आन बान शान हो ही जाती है। मान लेते हैं अभी कोरोना का टाइम चल रहा है। अब देखिएगा, ये कोई इससे बड़ी संकट की घड़ी मतलब आपने इस अपनी उम्र में तो देखी नहीं है, आगे भगवान दिखाए ना तो ही ज़्यादा अच्छा है। अब मान लेते हैं कि इतनी ज़्यादा कमजोरी आ जाए कि पैसे की ज़रूरत है यार, किसी को चाहिए, तो अब आरबीआई का ये 200 करोड़ का जो बचा हुआ रिजर्व है, तब ये काम आ सकता है। अर्थात जिसके हाथ में भी ये शपथ वाला नोट होगा, उसका भुगतान उतना ही दायित्व आरबीआई का ही होगा, ठीक है। मतलब आरबीआई यूं कह दीजिएगा कि अपने वादे का पक्का है, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है लेकिन ये वादा नहीं तोड़ रहा है अपना, ठीक है, ये पक्का है, ठीक है जी। चलिए, अब भारत में नोट छपते कहाँ पे हैं भाई, तो भारत में नोट देखिएगा इस समय 4 प्रेस है। एक तो है नासिक, एक है देवास, एक है मैसूर कर्नाटक में, एक है सलबोनी में। ये 4 प्रेस है जहाँ पे नोट छपते हैं। नासिक और देवास की प्रेस जो है वो सुरक्षा प्रिंटिंग और मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की देखरेख में काम करती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन को देखा है। आप प्लीज इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा कि नासिक और देवास की प्रेस जो है वो किसके अंडर काम करती है, तो वो आपकी सिक्योरिटी प्रिंटिंग और के साथ में मीटिंग कॉर्पोरेशन है ऑफ इंडिया है, उनके देखरेख में काम करती है, जो कि भारत सरकार के वित्त विभाग के पास में है, दोनों के दोनों। और नोटबंदी के समय में 500 रुपए के 20 लाख नोट प्रतिदिन जो है इन्हीं प्रिंटिंग प्रेस ने ही छापे थे, बहुत ज़्यादा नोट छापे थे उस टाइम पे। मैसूर कर्नाटक में है, सालबोनी पश्चिम बंगाल में है, और ये अभी वर्तमान में तकरीबन 2000 रुपये का नोट जो है वो छापने का काम कर रही है। और आरबीआई का नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाले जो है वो 2000 रुपये के नोट ये छाप रही है। और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक सरकार द्वारा संचालित एक सुरक्षा पेपर मिल है, सिक्योरिटी पेपर मिल है, जिसके अंदर चारों प्रेस के लिए नोट बनाने के लिए जो भी कागज होता है ना, कपास का जिस टाइप से वो बनता है, वो जाता है। तो आप क्या याद करेंगे, यहां तक क्या क्या याद किया कि भारत में वर्तमान में कितनी प्रिंटिंग प्रेस है, नोट प्रिंटिंग प्रेस है, तो 4 है। कौन कौन सी, नासिक है, देवास है, मैसूर है और सालबोनी है। अच्छा, ये चारों हैं, तो इन चारों को जो है नासिक और देवास है वो किसके अंडर काम करती है, वो सिक्योरिटी प्रिंटिंग और मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, वो काम करती है। हाँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे कि नोटबंदी के टाइम पे 500 रुपए के नोट सर्वाधिक किसने छापे थे, तो नासिक और देवास आपको ऑप्शन मिले तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में 2000 के नोट की छपाई कौन कर रहा है, मैसूर और सालबोनी वाली जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कर रही है। अच्छा, इन चारों को कागज कहां से मिल रहा है, तो ये सिक्योरिटी पेपर मिल मध्य प्रदेश की होशंगाबाद है, वहां से जो है आपूर्ति करवाई जा रही है। इसको मैप में देखिएगा कहां कहां पे है। देवास कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश में है। नासिक कहां पे है, महाराष्ट्र में है। मैसूर कर्नाटक में है। और सालबोनी कहां पे है, पश्चिम बंगाल में है। तो ये 4 प्रिंटिंग प्रेस है, नोट प्रिंटिंग प्रेस है इंडिया के अंदर, आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब नोट छापने का काम रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की सलाह पे ही किया जाता है, और भारत सरकार भी रिजर्व बैंक से पूछ के निर्णय लेती है। तो इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे के निर्णय पे जो है वो निर्भर करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों लड़ाई कर ले आपस में, नहीं तूने ऐसे कैसे कह दिया, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ये कुत्ते खानी नहीं करते आपस में। बात करते हैं कि जो हमारा इंडियन करेंसी है ना, इसका हिस्ट्री क्या है और धीरे धीरे इसका कैसे डेवलपमेंट हुआ है। भैया आप अगर गुप्त वंश से पढ़ते आ रहे हैं तो वहां से तो आप सिक्कों के बारे में जान रहे थे, भाई चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त उन्होंने सोने चांदी के सिक्के चलवाए थे। अब वो तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कैसे नोटों में तब्दील हुआ और कैसे कैसे इन पे डेवलपमेंट होता गया, पहले क्या फोटो थी, आज क्या फोटोज हैं, तो कब कैसे चेंज हुआ, या गांधी जी की जो फोटो है वो कहाँ ली गई थी पहली बार, उन सभी के बारे में अब हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये जानने का प्रयास रहेगा कि रुपये जो है ना, ये कौन सी भाषा का शब्द है। ध्यान रखिएगा, हमारी करेंसी का नाम है रुपये, तो ये है संस्कृत भाषा का है। संस्कृत भाषा का वर्ड है एक रुपया, जहां से निकला हुआ है रुपये। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है एक बिल्कुल डेफिनेट सा साइज होना, या एक कोई आपका मोहर लगा हुआ कोई शायद से सिक्का टाइप से होना।
या एक दूसरा शब्द है रुपया। इसका मतलब होता है चांदी टाइप का कोई सिक्का होना, जैसे कोई संघर्ष, खोज, संपत्ति, इस टाइप से इसका मीनिंग होता है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि रुपए जो है संस्कृत से निकला हुआ है, रुपया या रुपए वर्ड से इसका जो है इजाद हुआ है। वैसे तो इतिहास से मैंने कहा कि ये 6वीं शताब्दी से ही चला आ रहा है, लेकिन पेपर करेंसी कानून 1861 ने सरकार को ब्रिटिश भारत के विशाल क्षेत्र में नोट जारी करने का एकाधिकार दिया था। तो आपको ये सिंपल याद रहे कि जो नोट जारी करने का एकाधिकार जो है वो कौन से कानून के तहत आया है, पेपर करेंसी कानून 1861 के तहत आया है। अगली बात यह है कि आरबीआई द्वारा जारी की गई पहली करेंसी जो है वो नोट था, 5 रुपए की नोट थी, जिस पर किंग जॉर्ज की फोटो थी, किंग जॉर्ज 6 की फोटो थी। ये आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये 5 रुपए का नोट था और यह नोट 1938 के अंदर छापा गया था। ठीक है, 1935 में तो आरबीआई बना ही था। ठीक है, 1938 के अंदर ये छापा गया था, किंग जॉर्ज की इस पे फोटो थी। तो ये आपकी हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1947 में स्वतंत्रता मिली हमें। 1950 के दशक में जब भारत गणराज्य बन गया तो भारत के आधुनिक रुपए ने अपना डिजाइन फिर से थोड़ा चेंज कर लिया। अब कागज के नोट के जो सारनाथ का चतुर्भुज वाला सिंह, सारनाथ का जो सिंबल है ना, वो आ गया इसके ऊपर। और बैंक नोट के छापे जाने पर जो आपका किंग जॉर्ज थे ना, उनकी जगह सारनाथ का सिंबल लगा दिया और ये था फिर आपका 1 रुपए का नोट इस टाइप का। अब यहाँ पे किंग जॉर्ज की वजह जो है वो सारनाथ का ये सिंबल लगा और पहले था सबसे पहला 5 रुपए का नोट, लेकिन स्वतंत्र भारत का फिर 1 रुपए का नोट हमारे सामने आया इस टाइप वाला। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है आज भी इसे पर्स में दबाए रखते हैं। ठीक है, और इस पे वित्त मंत्रालय के जो है फाइनेंस मिनिस्टर के हस्ताक्षर होते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ये सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो है इसके हस्ताक्षर होते हैं। ये थोड़ा जरूर याद रख लीजिएगा आप लोग। 1969 में क्या हुआ कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 रुपए और 10 रुपए के नोट पर महात्मा गांधी की जन्मशती स्मारक डिजाइन वाली श्रृंखला जो है जारी की। ध्यान रखिएगा, जो लेटेस्ट महात्मा गांधी फोटो वाली वो नहीं, एक नदी नाव पे बैठे हैं या कुछ पाठ पढ़ते हुए टाइप की गांधी जी की फोटो जारी की थी इन्होंने 5 रुपए और 10 रुपए के नोट पे। 1969 के टाइम के इस टाइप के कुछ 5 का और 10 का नोट हुआ करता था। अब ये चलती नाव वाला फोटो जो है लगभग 40 सालों से भी ज़्यादा टाइम तक चलता रहा था, इस टाइप से फोटो रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 1996 के दौरान महात्मा गांधी सीरीज के नोट शुरू आने हो गए थे। अब क्या है, ये फोटो कहाँ से आई? पहले तो आपने हमेशा एक फोटो देखी होगी, गांधी जी उस पर तो हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं। अब ये फोटो 1946 में एक फोटोग्राफर ने ली थी, हालांकि अभी तक नहीं पता लगा कि कौन थे वो फोटोग्राफर। उसी को ही आज तक क्रॉप करके इस्तेमाल किया जा रहा है और ये थी वो फोटो ओरिजिनल वाली। महात्मा गांधी और लॉर्ड फेडरिक विलियम पैथिक इनके साथ में है। ठीक है, लॉरेंस के साथ में खड़े हैं और एक महान राजनेता थे जो ग्रेट ब्रिटेन में महिला मताधिकार आंदोलन के भी नेता रहे थे। इसी फोटो में से गांधी जी को इतना इतना क्रॉप किया गया, ठीक है, और कुछ ऐसा बना लिया गया। और यह फोटो जो है अभी वर्तमान में भूतपूर्व वायसराय हाउस, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति भवन कह सकते हो आप लोग, वहाँ पे इसका इस्तेमाल आरबीआई द्वारा वहाँ पे इस फोटो को रख लिया गया है। और 1996 से के बाद के जितने भी नोट बने हैं तब से बस यही फोटो को जो है लगाया जा रहा है। तो है ना एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो आपको याद रखना है यहाँ से भी। अगली बात है कि जून 1996 में 10 रुपए का नोट जारी हुआ था और जिसके ऊपर जो है आप देख पा रहे होंगे पीछे जीवों की फोटो वगैरह लगा रखी है, जो कि जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद में उससे पहले जो 10 रुपए का नोट था वो कुछ इस टाइप का था। यकीनन आपने ये वाला नोट देखा होगा, ये 1981 में आया था और इस पे जो है आपका यही लगाया हुआ था सारनाथ वाला सिंबल और राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है इस पे छपा हुआ था पीछे की साइड। ये वाला नोट अभी भी शायद आपके पास में पड़ा हो, बहुत कम हो गए हालांकि ये। उसके बाद में 2001 में आता है 20 रुपए का नोट आता है और इस पे गांधी जी की फोटो सामने आती है के साथ साथ पीछे जो है पोर्ट ब्लेयर के मेगा पोर्ट रिजोर्ट दिखाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें जो आपको याद रखनी एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है ये। और माउंट हैरियट के खजूर के पेड़ और पोर्ट ब्लेयर लाइट हाउस की तस्वीर जो है इसके ऊपर दिखाई देती है। हालांकि इससे पहले ये वाला 20 रुपए का नोट चला करता था 1983-84 में और इसके पीछे जो है बौद्ध चक्र बना हुआ है इस टाइप का। ये वाला नोट भी आपने पक्का देखा होगा, मैंने देखे हुए हैं इस दोनों ही नोट। उसके बाद में आता है 50 रुपए वाला 1997 में, जिसमें सामने की तरफ महात्मा गांधी और पीछे की तरफ संसद भवन का इस टाइप का फोटो लगाया हुआ है। उसके बाद आता है 100 रुपए वाला 1996 में, जून 1996 में 100 रुपए का। सामने तो फिर वही गांधी जी है और पीछे की तरफ जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ये तो आज भी चल ही रहा है, बड़ा पॉपुलर है ये। खैर उसके बाद में 500 आए, कितने दिन हो गए इसको देखे हुए ना, है ना, ठीक है। पढ़ेंगे किसी के पास में बताना कमेंट में लिख के आप लोग। अक्टूबर 1997 में 500 रुपए का आया था
दिखाया, सामने की तरफ तो यही गांधी जी है, लेकिन पीछे की तरफ जो है दांडी मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह टाइप की इस पे तस्वीर थी ये वाला। आप कमेंट में मुझे बताइएगा दांडी मार्च यात्रा कब शुरू हुई थी, नमक कानून तोड़ने के लिए हुई थी, कितने दिनों की थी, कितने किलोमीटर की थी, कहां से कहां तक थी, इसके बारे में डिटेल से बताइएगा कमेंट में लिख के आप। 1000 रुपये वाला, वाह क्या नोट था भाई, क्या रोब था इस नोट का, जबरदस्त एटीट्यूड था अभी इस नोट का। नवंबर 2000 में आया था ये 1000 रुपये का नोट। सामने तो यही अपने गांधी जी ही थे, ठीक है। अब पीछे क्या थे, पीछे कृषि था, तेल क्षेत्र था, विनिर्माण क्षेत्र, अंतरिक्ष, उपग्रह, विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खान खनिज, कंप्यूटर पे काम करती हुई लड़की, ऐसे कई सारी चीज़ें जो है मतलब गुचर पुचर कर रखी थी, सारा मिक्स कर दिया था, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई थी। अब वर्ष 2000 के बाद में भारतीय करेंसी नोटों का विवरण ये था, ये पुराने नोटों की बात कर रहा हूँ। 2001 के अंदर जो था वो ट्रैक्टर था 5 रुपये वाला, हरे रंग का था, ये कई बार कलर भी पूछते हैं। 10 रुपये वाला 2010 के दौरान जो था वो गेंडा, हाथी, बाघ, ठीक है, और इस पे नारंगी और बैंगनी कलर था। 20 रुपये वाला 2001 का जो नोट है, खजूर का पेड़, लाल और नारंगी। अच्छा 50 रुपये 2007 का भारतीय संसद है, बैंगनी कलर। 100 रुपये 2007 तक का और हिमालय पर्वत श्रृंखला, बीच में नीला, हरा और किनारों पर भूरा बैंगनी कलर। 500 रुपये 2008 तक का दांडी मार्च, जैतून जैसा पीला सा रंग। और 1000 रुपये 2009 तक का भारतीय अर्थव्यवस्था, गुलाबी। मतलब ये साल, ये इसके बाद में और नोट इनके नहीं आए हैं, नया इनका डिजाइन जो आया है वो अब हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। अब अगली बात है कि भारत में नए नोटों को छापने की क्या प्रक्रिया होती है। अब मैं आपको सारी प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहली जो प्रोसेस है, प्रथम चरण है, उसका नाम होता है साइमल्टन सेक्शन। अब ये क्या होता है, इसके अंदर तो नॉर्मली एक बहुत बड़ा सा होल होता है, उसको 2 भागों में बांट लेते हैं। इसमें तकरीबन 9 मशीनें काम करती है और नोट का पिछला भाग और वाटरमार्क टाइप से इसी मतलब प्रोसेस के अंदर बनता है। यहाँ छपे नोट को सूखने में तकरीबन 2 दिन लग जाते हैं और ख़राब नोटों की सीटों को भी हटा दिया जाता है अगर कोई जो सीट वगैरह ख़राब हो जाती है नोटों की। दूसरा होता है इंटागालो सेक्शन। अब इंटागालो सेक्शन के दौरान क्या होता है, इसमें भी तकरीबन 9 मशीनें ही लगी रहती है। अब ये उन्हीं नोटों का भाग लेते हैं जो पहले प्रोसेस के अंदर बिल्कुल ठीक हो गए थे, खराब को निकाल देते हैं और इसके ऊपर ये लाइनें छपती है, मैं धारक को वचन देता हूँ और फलाना दिमकाना। ये कलर जो है, कलर वगैरह सारे यहीं पे ही छपते हैं और फिर इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। तीसरा चरण, अब तीसरे के अंदर क्या होता है, तीसरी प्रोसेस में यहाँ पे तकरीबन 6 मशीनें लगी होती है। नंबरिंग दी जाती है नोटों के ऊपर, जैसे आप ये देखते होंगे ना, ये 000 करके 1 वगैरह से नंबर होते हैं, तो सारे नोटों की नंबरिंग यहीं पे ही होती है। कई बार कुछ गलत होते हैं तो उनको चेक भी किया जाता है, रिकॉर्ड भी रखा जाता है, छापे गए नोट शीट के साथ में रिकॉर्ड मैच भी करते हैं। अगर अलग होता है तो फिर उन नोटों को निकालना पड़ता है। सब नंबरों को रजिस्टर में ऐड करके और संभाल के रखते हैं। फिर अब 4th प्रोसेस आती है जिसके अंदर जो है क्या करते हैं, उन मशीनों को उससे अलग अलग जो आपकी एक साथ में पूरी शीट थी, शीट से काटा जाएगा अलग अलग। ये 4 मशीनें होंगी तकरीबन यहाँ पे और 100 के टाइप में गड्डियाँ बना के रखेंगे, ठीक है। जैसे 100 नोटों की गड्डी होती है ना, 500 रुपये का है तो 100 की गड्डी होगी, 1000 रुपये हैं, जो भी है 100 की गड्डी बना के रखेंगे इसमें। 5वीं प्रोसेस में क्या होता है, लास्ट में देखेंगे इसमें कि कहाँ गलती हुई है। अगर नंबरिंग में गलती हुई उनको फिर निकाला जाएगा, एक चाक वगैरह से जो है उस पर निशान लगा देंगे, ठीक है, उनको फिर वापस बाहर निकाल देंगे। मैनुअल कटिंग की जाती है, कई बार कुछ गड़बड़ हो जाए तो ठीक है, और हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, गड़बड़ वगैरह हो जाए तो फिर हाथ से लिख के या गड्डी पे पैक बना के उनको अलग से रख दिया जाता है। मतलब ये कह दीजिएगा फिनिशिंग वाली प्रोसेस होती है ये, ठीक है। और फाइनल चरण के अंदर क्या होता है आपका, आरबीआई इनको एक से बॉक्स में पैक करता है, एक स्पेशल ट्रेन सर्विस द्वारा जो है इसे जहाँ पहुँचाना होता है वहाँ इन कार्टूनों बॉक्स द्वारा जो है पहुँचा दिया जाता है। नोट बनते किसके हैं, ये नोट किस चीज़ से बनाए जाते हैं, तो भारतीय नोट जो है वो कॉटन के ही बनते हैं, आप सभी को पता होगा, कपास के ही बनते। तभी तो कई बार अपने जेब में जो है ये नोट धुल जाता है तो फिर आप उसे निकाल के प्रेस फेरते ही चमक उठता है। ये नोट छापने के लिए जो है वो ऑफसेट स्याही का इस्तेमाल किया जाता है, ऑफसेट इंक का, जो कि देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में ही इसका मध्य प्रदेश में इसका निर्माण किया जाता है। और जो इसके ऊपर उभरे हुए कलर होते हैं वो भी सिक्किम के अंदर स्विस फर्म के अंदर यूनिट सिक्पा के अंदर जो है वो इंक बनाई जाती है। तो ये आपको ऑफसेट स्याही तो पक्का याद करनी है। अब कटे फटे नोटों का क्या किया जाता है, कई बार क्या होता है नोट फट जाते हैं, कट जाते हैं, फिर इनका यूज क्या करेंगे ये, तो देखिएगा जब कोई नोट पुराना हो जाता है या दोबारा इसका चलन में नहीं योग्य होता तो उसे फिर क्या करते हैं हम बैंकों में जमा करवा आते हैं, दोबारा तो वो आएगा नहीं बाजार के अंदर। तो अब आरबीआई करेगा क्या, पहले तो इनको जला देता था, लेकिन अब क्या, जलाने से प्रदूषण होता है, इस करके पर्यावरण की रक्षा करने के लिए तकरीबन 9 करोड़ रुपए की लागत से एक मशीन खरीदी। उस मशीन से क्या करते हैं, ये इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ईंट बना लेते हैं। इन ईंटों का फिर
फिर अलग अलग जगह पे जो है यूज़ किया जाता है अलग अलग फ्रेम में। आजकल तो इवन कह रहे हैं कि पुराने जितने भी नोट थे 500 और 1000 वाले, उनका तो चारकोल वगैरह भी बनाया गया था रोड पे लगाने के लिए, ठीक है। तो ये कई सारे प्रोसेस में इसका यूज़ करते हैं, भवन निर्माण में, कंस्ट्रक्शन पर्पज़ में जनरली इनका यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट में। भारत में हर साल जो है 5 मिलियन नोट चलन से बाहर आ जाते हैं। अब आप ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा याद रखिएगा, जिनका कुल वजन होता है 4500 टन के बराबर। अब ये बात बहुत ही ज़्यादा चिंता वाली है कि जितनी मात्रा में भारत को नोट छापने के लिए स्याही और कागज़ की जरूरत पड़ती है, उतना उत्पादन यहाँ नहीं हो पाता है और सरकार को विदेशों से इन चीज़ों को आयात भी करना पड़ता है। इसका विकल्प के रूप में सरकार ने किया क्या था कि 10 रुपये का नोट, एक प्लास्टिक का नोट निकाला था कुछ हिस्सों में 2010 के अंदर, लेकिन इतना ज़्यादा चाल चलन में नहीं हुआ था। फिर 10 रुपये का एक सिक्का भी निकाला था सरकार ने, वो भी इतना ज़्यादा कोई खास चलन में नहीं आया था। अब दूसरा एक काम तो ये था, मैंने आपको इतनी देर बताया, ये पहला फंक्शन था आरबीआई का। दूसरा फंक्शन क्या है कि भारत सरकार का बैंक। अब इसे भारत सरकार का बैंक इसलिए कहते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य भारत सरकार राज्यों के बैंक एजेंट सलाहकार के रूप में ये काम करता है और बैंकिंग के सारे काम केंद्र सरकार के यही बैंक करता है। आर्थिक हुई या कोई मौद्रिक नीति हुई या महंगाई वगैरह के बारे में बात करनी है तो आरबीआई करेगा। सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन सरकार का यही बैंक करता है। इसे बैंकों का बाप कहा था, बैंकों का बैंक, क्योंकि जितने भी बैंक है, जिस प्रकार वाणिज्यिक बैंकों के लिए भी ये काम करता है, जैसे हमारे लिए कोई मान लेते हैं सरकार के लिए आरबीआई काम कर रहा है, वैसे ही बैंकों के लिए आरबीआई भी काम करता है, मतलब उनका बाप है। कैसे उनको कई बार पैसा उधार में चाहिए होता है या उनको क्या कहते हैं अपने ग्राहकों के लिए कोई भी आपकी मौद्रिक नीति या कहते लीजिएगा आप लोग लोन का परसेंटेज घटाना बढ़ाना, ये सारा काम जो है उनका देखरेख करना आरबीआई का ही काम है। इस टाइप से जैसे दो टाइप के बैंक होते हैं, कमर्शियल होते हैं, कोऑपरेटिव्स होते हैं। कमर्शियल के नीचे जो आता है फॉरेन बैंक्स आते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं और फिर उसके नीचे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आ जाते हैं। कोऑपरेटिव में अर्बन कोऑपरेटिव और स्टेट कोऑपरेटिव है। ये सारे के सारे कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई ही करता है इनको। क्रेडिट नियंत्रण का भी काम करता है। बैंक की दर है, जैसे आप लोग अक्सर करंट अफेयर्स में पढ़ते होंगे कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी, आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दी, ठीक है। खुले बाजार में किस टाइप से जो है पैसा देना है, क्या रेट रखना है, किस टाइप से बैंक का लोन देना है, ऐसे आपने मन मर्जी से कोई नहीं कर सकता। सारा का सारा दबाव वगैरह, मार्जिन कितना होना चाहिए, कितना उनका रिजल्ट होगा, कैसे कंट्रोल करना है, ये सारा काम जो है आरबीआई का ही रहता है। विदेशी मुद्रा का भंडार, अभी मैंने आपको बताया है, विदेशी मुद्रा तो रखता ही रखता है। तकरीबन आपकी 200 करोड़ मैंने कहा था, उसके अंदर 85 के आसपास तो विदेशी मुद्रा ही रखता है। वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है, ठीक है। और काम क्या है? कृषि काम को ऋण देना, जैसे नाबार्ड वगैरह का अंतर्गत काम इसी का ही है। सरकारी खरीद के लिए ऋण देना और कोई बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों की बिक्री वगैरह करनी हो तो भी यही काम करता है। IMF, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है। और ये जो है IMF, इसका प्रतिनिधित्व भी आरबीआई करता है, मतलब भारत की सदस्यता का प्रतिनिधित्व आरबीआई ही करता है, ये याद रखिएगा। गवर्नर मैंने आपसे पूछा था स्टार्टिंग में, तो पहले गवर्नर का नाम था आपका ओ स्मिथ। 1 अप्रैल 1935 से लेके 30 जून 1937 तक थे, 821 दिन तक रहे थे, बैंकर ही थे ये, ठीक है, बैकग्राउंड भी इनका। और पहले भारतीय गवर्नर, वैसे तीसरे थे ये, लेकिन पहले भारतीय CD देशमुख थे। 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949, 2150 दिन तक रहे थे और ये एक इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर थे उस टाइम के ये। अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास है, 12 दिसंबर 2018 से लेके अभी तक चल रहे हैं, 554 दिन हो चुके हैं। ये भी एक IAS ऑफिसर हैं, ठीक है। और डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? एक तो BP कानूनगो है, एक है महेश कुमार जैन, एक MD पात्रा, ठीक है। तो ये डिप्टी गवर्नर है 3 अभी के लिए। अब क्या है कि नए नोटों की बात भी कर लेते हैं लास्ट में अपन, ठीक है। भी मैंने आपको पुराने नोटों का इतिहास तो बता दिया, नए नोटों के बारे में बता देता हूं क्योंकि इनका नया अवतार हो गया है 2016 के अंदर जब नोटबंदी हुई थी, ठीक है। उसके बाद में 2016 से 2019 के बीच में बहुत सारे नए नोट आए हैं, उनका सभी का डिस्कशन करना जरूरी है। 10 रुपये का नया नोट जो है ये चॉकलेट ब्राउन कलर का है, पहली बात। अच्छा, ये इसका साइज अब नए वालों का पूछा जा रहा है, 123 mm × 63 mm का साइज है। 5 जनवरी 2018 को ये सबसे पहली बार आता है और कोणार्क सन टेम्पल जो है इसके पीछे छपा हुआ है। उसके बाद में 20 रुपये का नया नोट, ये थोड़ा अभी रिसेंटली ही आया है, 26 अप्रैल 2019 को आया है। ग्रीनिश येलो सा कलर है इसका। एलोरा की गुफाएं जो है इसके पीछे छपी हुई है और इसका साइज जो है 63 mm × 129 mm है, ठीक है। और अगला जो है हमारा 50 रुपये का नोट, ये इसमें आपका बैंक नहीं, सॉरी, इसके अंदर पूछा गया था, RRB के पेपर के अंदर पूछा गया था, रेलवे रिक्रूटमेंट के पेपर के अंदर।
₹50 का नोट है। ये 18 अगस्त 2017 को जारी किया गया था और इसका जो साइज है वो है 135 mm गुना 66 mm और हम्पी कर्नाटक का एक पर्यटक स्थल है वो इसके ऊपर जो है छपा हुआ है। ₹100 का है। ₹100 का आया था 19 जुलाई 2018 को आया था। रानी की वाव, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल किया हुआ है, गुजरात की रानी की वाव है वो, इसके अंदर स्टेप वेल एक वॉल है वो इसके पीछे छपा हुआ है और इसका साइज जो है 142 mm गुना 66 mm है। ₹200 का नोट, ये ब्राइट येलो सा कलर का है और इसका साइज 66 mm गुना 140 mm है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश का, ठीक है, इसके ऊपर छपा हुआ है। ₹500 का, ₹500 का आया था 10 नवंबर 2016 को, मतलब 8 तारीख को तो हुई थी नोटबंदी और 10 तारीख को इसको जो है लॉन्च कर दिया गया था। इसका साइज है 150 गुना 66 mm और लाल किला इस पे जो है छपा हुआ है। और उसके बाद में वाओ, इस नोट को देख के तो रियल फील ही आ जाती है, क्या गजब नोट है तो भाई। मेजेंटा सा कलर है इसका, 2000 का और 10 नवंबर 2016 को ये आ गया था। हमारे देखने में सबसे पहले मैंने नए नोटों में यही देखा था, शायद आपने भी। मंगलयान इसके ऊपर है, जब ये आया था तो लोग अफवाह फैला रहे थे इसके पीछे चिप लगी हुई है ये वो। इसका साइज 166 गुना में 66 mm है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन आप लोगों के एनालाइज करना, यकीनन आपको समझ में आई होगी। बहुत सारी चीज़ें आपके जो हैं वो डाउट्स वगैरह क्लियर हुए होंगे और मुझे भी अच्छा लगा पढ़ा के। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।